हाय, हाउ आर यू डूइंग? आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम हिस्ट्री को एक स्टोरी की तरह एक लॉजिकल फॉर्मेट में पढ़ेंगे और हम इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे। तो ये जो हंटर्स गैदरर्स की हम बात कर रहे हैं, ये 2 मिलियन ईयर्स पहले की बात है। हंटर्स गैदरर्स के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 4 हैं। ये एनिमल्स को हंट करते थे, ये ट्रीज से फूड गैदर करते थे, स्टोन, वुड और बोन्स के बने हुए टूल्स यूज करते थे और वाटर सोर्सेज के पास रहते थे। ये सब हम ऑलरेडी अपने पिछले चैप्टर के लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं लाइफ ऑफ हंटर गैदरर्स के बारे में। वो ट्रैवल करते थे, ये तो हमें मालूम है पिछले चैप्टर से, लेकिन वो क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से वो ट्रैवल करते थे? 4 वेरी सिंपल रीजंस। सर्च फॉर फूड। अगर वो सिर्फ एक ही जगह रहते तो वहां का सारा फूड सोर्स वो खा लेते, खत्म कर देते। सो दैट इज वाई दे ट्रैवल्ड इन सर्च फॉर फूड। फिर हंटिंग एनिमल्स। जो एनिमल्स अपने प्रे की खोज में, शिकार की खोज में इधर से उधर मूव करते थे, उनको हंट करने के लिए लोगों को मूव करना पड़ता था। वो डिफरेंट प्लांट्स की खोज में इधर उधर मूव करते थे जो डिफरेंट सीजन्स में फ्रूट बेयर करते थे। एंड लास्टली इन सर्च फॉर वाटर। अब ये जानना जरूरी है कि वाटर के 2 तरह के सोर्सेज होते हैं, पेरेनियल एंड सीजनल। पेरेनियल की आप स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, उसमें $N आता है। उसकी स्पेलिंग को याद रखना इज वेरी इजी। जैसे मैंने आपको कहा था, अगर आप एक वर्ड को छोटे फॉर्मेट में ब्रेक कर लेंगे तो उसको याद रखना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो PEREN इज पेरेन, NIAL पेरेनियल। इसका मतलब होता है वाटर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। और सीजनल का मतलब होता है वाटर इज अवेलेबल डिपेंडिंग ऑन द सीजन। इसी बहाने से थोड़ी सी इंग्लिश इंप्रूव कर लेते हैं। पेरेनियल वर्ड जो आता है वो पर और एनिस वर्ड से आता है। पर का मतलब होता है थ्रू और एनिस का मतलब होता है ईयरली। इसीलिए जब हम उन दोनों को कंबाइन करते हैं तो इसका मतलब आ जाता है थ्रू आउट द ईयर। एनिस वर्ड इज ऑल्सो द रूट वर्ड फॉर एनुअल और इसका मतलब होता है ईयरली। अगर आप रूट वर्ड्स के थ्रू वोकैबुलरी बिल्ड करेंगे तो एक ही रूट वर्ड से आपको बहुत सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। इससे वोकैबुलरी को बिल्ड करना आसान हो जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि हंटर्स और गैदरर्स स्टोन टूल्स इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनके यूजेस क्या क्या थे? बहुत ही सिंपल यूजेस हैं। अगर आप हंटर गैदरर हैं तो आप मीट और बोन्स को कट करने के लिए, ट्रीज से बार्क को स्क्रैप करने के लिए, एनिमल की स्किन मतलब हाइड, एनिमल की स्किन को हाइड कहते हैं, तो हाइड्स को स्क्रैप करने के लिए, और फ्रूट्स और रूट्स को चॉप करने के लिए वो स्टोन टूल्स यूज करते थे। स्टोन टूल्स को वो बोन्स या वुड पे लगा के वेपन की तरह भी इस्तेमाल करते थे, जैसे स्पीयर्स या एरोज फॉर हंटिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वो रहते कहाँ थे? वेयर डिड दे लिव? हंटर्स एंड गैदरर्स काफी जगह पे रहते थे, लेकिन अगर आप इस मैप में देखेंगे तो जो रेड ट्रायंगल से जगह मार्क्ड है वो हंटर्स एंड गैदरर्स की इंपॉर्टेंट जगह थी। वहां से आर्कियोलॉजिस्ट्स को काफी एविडेंसेस मिले हैं। सो वेयर डिड दे लिव? मेनी एविडेंसेस हैव बीन फाउंड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर, ऑब्वियसली जो मैंने आपको बताया था, बट ऑल्सो वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज इजीली अवेलेबल, क्योंकि उनका काफी काम स्टोन से होता था। तो वेरेवर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज अवेलेबल दे प्रेफर टू स्टे देयर। तो इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है भीमबेटका। भीमबेटका एक जगह है जो प्रेजेंट डे में मध्य प्रदेश में आती है और ये एक ओल्ड साइट है जहाँ पे केव्स और रॉक शेल्टर्स हैं। ये एक इम्पोर्टेंट साइट इसलिए है क्योंकि ये हंटर्स और गैदरर्स को एक नेचुरल शेल्टर प्रोवाइड करता था रेन, हीट और विंड से। और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट साइट इसलिए है क्योंकि इन केव्स के अंदर हमें बहुत सारी पेंटिंग्स मिली हैं जो हंटर्स गैदरर्स ने बनाई थी। इससे हमें हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ मालूम पड़ता है। आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं कि हंटर्स गैदरर्स ने उस समय किस तरह का डिपिक्शन किया था, और ये पेंटिंग सच में एक आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर है। और मजे की बात यह है कि दीज केव्स वर ऑल्सो क्लोज टू द नर्मदा रिवर वैली। तो हमारा जो हाइपोथेसिस था कि वो पानी के पास भी रहते हैं लेकिन अच्छी स्टोन क्वालिटी की जगह के पास भी रहते हैं, वो भी यहाँ प्रूव हो जाती है क्योंकि भीमबेटका के पास गुड क्वालिटी स्टोन भी था और पानी का सोर्स भी था। फिर बात आती है प्रूफ ऑफ फायर। मतलब क्या उस समय फायर मिला था क्या? कुरनूल केव्स ये एक और इम्पोर्टेंट स्पॉट है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें ऐश के ट्रेसेस मिले हैं जो सजेस्ट करते हैं कि लोग फायर से फेमिलियर थे। और हमारा गेस है कि वो फायर को एज अ सोर्स ऑफ लाइट यूज करते थे। जो एनिमल्स वो हंट करते थे उस मीट को रोस्ट करने के लिए यूज करते थे और वाइल्ड एनिमल्स को भगाने के लिए यूज करते थे। नाउ वी कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, टाइम पीरियड्स। स्टोन एज में हम 3 टाइप के टाइम पीरियड्स डिफाइन कर सकते हैं। दे आर पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। Paleolithic time period is further divided into Upper Paleolithic, Middle Paleolithic and Lower Paleolithic. इन तीनों में से Paleolithic time period जो है that is the longest. अब आपकी easier understanding के लिए हम इसको एक timeline के थ्रू समझा देते हैं। 2 million years ago Paleolithic time period शुरू हुआ था और ये 12,000 years ago तक चला था।
मतलब 2 मिलियन ईयर्स पहले से लेकर 12,000 ईयर्स पहले तक पेलियोलिथिक टाइम पीरियड चल रहा था। दिस फॉर्म्स 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमंस की 99% हिस्ट्री में पेलियोलिथिक पीरियड का ही राज था। मैं जानती हूँ पेलियोलिथिक एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लग रहा है, सो फिर से हम वर्ड को ब्रेक डाउन करेंगे। PAL पेल, AEO एओ, LITH लिथ, IC इक, पेलियोलिथिक। इसका ओरिजिन 2 वर्ड से आता है, पेलियो एंड लिथोस। ये दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं। पेलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथोस का मतलब होता है स्टोन। तो पेलियोलिथिक वर्ड जो है, दिस पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोन टूल्स। तो ये तो हम समझ ही गए कि स्टोन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पीरियड। लेकिन अब मीजोलिथिक और नियोलिथिक समझ लेते हैं। 12,000 ईयर्स पहले तक तो पेलियोलिथिक पीरियड ही चल रहा था। फिर 12,000 ईयर्स से 10,000 ईयर्स पहले तक मीजोलिथिक पीरियड चला और उसके बाद नियोलिथिक पीरियड आया। मीजो का मतलब होता है मिडिल और नियो का मतलब होता है ऑब्वियसली न्यू। ये जो 12,000 ईयर्स अगो वाला मार्क है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? क्योंकि इस टाइम के अराउंड बहुत सारे एनवायरमेंटल चेंजेस होने लग गए थे एंड दीज एनवायरमेंटल चेंजेस मार्क द बिगिनिंग ऑफ मेसोलिथिक पीरियड। अब हम आते हैं साइट्स पे। हिस्ट्री में हम अक्सर ये वर्ड पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है? दीज आर प्लेसेस वेयर रिमेन्स ऑफ थिंग्स आर फाउंड। जहाँ पे पुराने टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स ये सब पाए जाते हैं, उस जगह को हम साइट्स बोलते हैं। ये कहीं भी हो सकता है, अर्थ के सर्फेस पे हो सकता है, अर्थ के सर्फेस के नीचे हो सकता है, इवन पानी के अंडर में भी हो सकता है। ये हिस्ट्री के बेसिक्स हैं और ये आपको आने चाहिए क्योंकि इन पे काफी बार ट्रिक क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमने पेलियोलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ लिया, जिसमें हम बेसिकली हंटर्स गैदरर्स थे। अब हम आते हैं मेसोलिथिक पीरियड पे। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 12,000 ईयर्स पहले शुरू हुआ था और 10,000 ईयर्स पहले तक कंटिन्यू हुआ था। मीजो का मतलब होता है मिडिल और लिथोस का मतलब होता है स्टोन। और इस टाइम के अराउंड मेजर एनवायरमेंटल चेंजेस होने स्टार्ट हो गए थे। लेकिन अब कौन से एनवायरमेंटल चेंजेस की बात कर रहे हैं हम एंड व्हाई आर दे सो सिग्निफिकेंट? सबसे पहला चेंज वाज अ शिफ्ट टुवर्ड्स अ रिलेटिवली वार्म क्लाइमेट। क्लाइमेट थोड़ा ज्यादा गर्म होने लग गया था। दिस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स। वार्म क्लाइमेट की वजह से काफी सारे ग्रासलैंड्स उगाए थे। वार्म क्लाइमेट से ग्रासलैंड्स बढ़े और उसकी वजह से ग्रास ईटिंग एनिमल्स बढ़ गए। आपको मालूम है नेचर हर चीज को बैलेंस करना जानता है, तो जैसे जैसे ग्रासलैंड्स बढ़ते गए, ग्रास ईटिंग एनिमल्स भी बढ़ते गए। लेकिन उसका इफेक्ट ये हुआ कि इतने सारे ग्रास ईटिंग एनिमल्स की वजह से लोगों को ये आइडिया आया कि दे कैन हर्ड एंड रियर एनिमल्स। इसका मतलब वो एनिमल्स को पाल सकते हैं। ग्रासलैंड्स डेवलप होने का एक और इफेक्ट हुआ। ग्रेन बियरिंग ग्रास जैसे कि वीट, बार्ले, राइस, ये सब भी नेचुरली उगने लग गया। जब लोगों को ऐसे प्लांट्स मालूम पड़े तो उनको ये आइडिया आया कि ये प्लांट्स वो खुद भी उगा सकते हैं, which led to the practice of farming. Animals in Mesolithic period. Fishing became important in this period. Also, people started taming animals by leaving food for them near their shelter. जहाँ पे वो रहते थे उसके आसपास वो खाना छोड़ने लग गए, जिससे एनिमल्स आने लगे और वो धीरे धीरे उनको पालने लगे। इसमें हमें 2 चीजें जानना इंपॉर्टेंट है। Which was the first animal to be tamed? Wild ancestor of the dog. प्रेजेंट टाइम्स में जैसे हम डॉग पालते हैं, हमारे एंसेस्टर्स ने डॉग का जो एंसेस्टर था उसको सबसे पहले टेम किया था। एंड इन जनरल पीपल स्टार्टेड टेमिंग एनिमल्स जो थोड़े जेंटल थे और ग्रास खाते थे। इन एनिमल्स को वो वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट भी करने लग गए एंड देयरफॉर दे बिकेम हर्डर्स। मेसोलिथिक पीरियड में और क्या क्या चेंजेस आए? मैंने आपको बताया था कि उस टाइम पे स्टोन टूल्स इंपॉर्टेंट थे, लेकिन मेसोलिथिक पीरियड में एक नए टाइप का स्टोन टूल बना जिसको हम कहते हैं माइक्रोलिथ्स। माइक्रो मतलब छोटा और लिथोस हम आपको बता चुके हैं स्टोन होता है, तो उससे आया माइक्रोलिथ मतलब छोटे स्टोन्स। ये छोटे थे साइज में, दे वर टाइनी। इनको वो लोग काफी बार बोन्स और वुड पे लगा के टूल्स की तरह इस्तेमाल करते थे। लेकिन पेलियोलिथिक पीरियड में जो टूल्स चल रहे थे वो अभी भी यूज होते थे और लोग सेटल होने लग गए, एक ही जगह पे ज्यादा दिन रुकने लग गए और प्लांट्स और एनिमल्स का ध्यान रखने लग गए। इसी टाइम के अराउंड एक और कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था जिसका नाम है डोमेस्टिकेशन। This is a process in which people grow plants and look after animals. जब लोग प्लांट्स उगाते हैं और एनिमल्स को पालते हैं, इस प्रोसेस को हम डोमेस्टिकेशन कहते हैं। अब आपने नोटिस किया होगा कि जो डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स से अलग दिखने लगते हैं, अलग हो जाते हैं। Why? ऐसा क्यों? इसका एक बहुत ही सिंपल रीजन है। People select plants and animals for domestication. लोगों को कौन सा प्लांट और एनिमल डोमेस्टिकेट करना है ये वो चूज करते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं। वो ऐसी स्पीशीज सिलेक्ट करते हैं जो ज़्यादा डिजीज के लिए प्रोन ना हो, जिसको ज़्यादा जल्दी बीमारी ना लगती हो, या ऐसे प्लांट्स चूज करते हैं जो उनको ज़्यादा अच्छी ईल्ड दे सकें, ज़्यादा अच्छा प्रोड्यूस, ज़्यादा अच्छे फ्रूट्स और ग्रेन्स दे सकें।
ऐसे एनिमल्स चूज करते हैं जो ज़्यादा आसानी से ब्रीड हो सके और जो थोड़े जेंटल हों। इसीलिए जो डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ये वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स से काफ़ी अलग दिखते हैं। इनके हॉर्न्स छोटे होते हैं, इनके टीथ उतने शार्प नहीं होते हैं। एवोल्यूशन के साथ ये वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स से डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट डोमेस्टिकेशन का प्रोसेस है, इसकी टाइमलाइन समझते हैं। डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, पूरा एक दिन में नहीं हुआ था। ग्रेजुअली, धीरे धीरे ओवर टाइम लोग डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट कर रहे थे। इसकी शुरुआत हुई अराउंड 12,000 ईयर्स अगो, वही टाइम के अराउंड जब मीजोलिथिक पीरियड स्टार्ट हुआ था। और आज हम जितना भी प्लांट और एनिमल प्रोड्यूस खाते हैं, दैट इज अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। तो आप समझ सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आज भी वैलिड है। जो सबसे पहले प्लांट्स डोमेस्टिकेट हुए थे वो थे व्हीट एंड बार्ले, एंड जो सबसे पहले एनिमल्स डोमेस्टिकेट हुए थे वो थे शीप एंड गोट। तो अब हमने काफ़ी अच्छे से पेलियोलिथिक और मीजोलिथिक पीरियड्स के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अब हम आते हैं नियोलिथिक पीरियड पे। जैसा कि मैंने कहा, 10,000 ईयर्स अगो ये पीरियड स्टार्ट हुआ था। इस समय तक फार्मिंग होने लग गई थी, हम ग्रेन्स उगाने लग गए थे, और ये ग्रेन्स हम 4 तरीके से यूज़ कर सकते थे। इसको सीड की तरह यूज़ किया जा सकता था टू ग्रो मोर क्रॉप, इसको फूड की तरह यूज़ किया जा सकता था ऑब्वियसली, इसको गिफ्ट की तरह यूज़ किया जा सकता था, एंड इट कुड बी स्टोर्ड फॉर लेटर, बाद के फूड के लिए इसको स्टोर भी किया जा सकता था। इसका मतलब हम फूड स्टोरेज के बारे में सोचने लग गए थे। तो उस समय फूड स्टोरेज कैसे करते थे? दे स्टार्टेड मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स। क्ले के पॉट्स बनने स्टार्ट हो गए थे, इसमें स्टोर किया जाता था फूड को। उसके अलावा बास्केट्स वीव करने लग गए थे जिसमें हम फूड स्टोर करते थे। एंड लास्टली ग्राउंड में पिट्स को डिग किया जाता था जिसके अंदर ग्रेन को स्टोर करते थे। सो दीज 3 मेथड्स वर फॉलोड टू स्टोर फूड एंड ग्रेन्स। ये बात तो हो गई ग्रेन्स और प्लांट बेस्ड प्रोड्यूस की। अब हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स को हमें उगाना नहीं पड़ता, वो नेचुरली मल्टीप्लाई करते हैं। ये मिल्क भी देते थे, दे ऑल्सो प्रोवाइडेड मीट, और अगर हम इनको पाल रहे हैं तो दे कुड बी यूज्ड एज अ फ्यूचर स्टोर ऑफ फूड, कि आपको जब भी ज़रूरत पड़े यू कुड यूज देम फॉर मिल्क और मीट। तो ये खुद में ही एक स्टोरेज थे फूड के। अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि आर्कियोलॉजिस्ट ये सब स्टडी कैसे करते हैं। हाउ डू दे फाइंड आउट ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स? दे स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बोन्स। दे ऑल्सो स्टडी रिमेन्स ऑफ बर्न्ड ग्रेन। अगर कभी ग्रेन को जलाया गया हो ऑन पर्पस और बाय एक्सीडेंट, तो उसको स्टडी करके भी हमें काफ़ी नॉलेज मिल जाती है कि क्या ग्रेन्स उगाए जाते थे, उनको कैसे स्टोर किया जाता था, एंड देयर पॉसिबल यूजेस। कुछ साइट्स पे आर्कियोलॉजिस्ट्स को हट्स या हाउसेस के भी ट्रेसेस मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट डे कश्मीर में एक साइट है जिसका नाम है बर्ज़होम। यहाँ पे लोग पिट हाउसेस बनाते थे। पिट हाउसेस का मतलब वो ग्राउंड में डिग करके एक हाउस बनाते थे और स्टेप्स बनाते थे जो नीचे जाके हाउस में ओपन होते थे। इस साइट में हमें कुकिंग हर्ट्स के भी रिमेन्स मिले हैं, जो घर के अंदर भी मिले हैं और घर के बाहर भी मिले हैं। ये जो एंशिएंट साइट है बर्ज़होम में, ये एक नियोलिथिक साइट है और ये अभी भी कश्मीर में है। अब हम आते हैं टूल्स इन द नियोलिथिक पीरियड। आपको ये समझना होगा कि टूल्स उस समय के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और इसीलिए उनको अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नियोलिथिक पीरियड में जो भी स्टोन टूल्स डिस्कवर हुए हैं ये पेलियोलिथिक पीरियड से अलग थे, इसीलिए इनका नाम नियोलिथिक पड़ा। नियो का मतलब होता है न्यू, लेकिन पेलियोलिथिक पीरियड में जो टूल्स बने थे वो अभी भी यूज होते थे नियोलिथिक पीरियड में। सो वेयर डिड दे प्रोग्रेस? इन लोगों ने अपने स्टोन टूल्स को पॉलिश करके एक फाइन कटिंग एज दिया, उसको ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बनाया। मोटार्स एंड पेस्टल्स इन्वेंट किए और उनको ग्रेन को पीसने के लिए यूज़ किया। मोटार्स एंड पेस्टल्स आज भी यूज़ होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा रेलेवेंट था। और कुछ टूल्स अभी भी बोन से बनाए जाते थे। टूल्स के अलावा और कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हमें नियोलिथिक पीरियड से? कुछ अर्दन पॉट्स डिस्कवर हुए हैं, उनमें से कुछ डेकोरेटेड भी थे। इनको वो पॉसिबली चीज़ें स्टोर करने के लिए यूज़ करते थे और खाना पकाने के लिए यूज़ करते थे। इस समय तक पीपल ऑल्सो स्टार्टेड वीविंग क्लॉथ यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटीरियल लाइक कॉटन। तो वो कॉटन उगाते थे और उससे क्लॉथ भी वीव करते थे। तो हम लोग इतने सारे चेंजेस की बात कर रहे हैं, हंटर्स एंड गैदरर्स स्टेज से हम फार्मिंग और हर्डिंग स्टेज पे आ गए। सो डिड एवरीथिंग चेंज्ड ऑल टुगेदर एट वंस? नो। अभी भी काफ़ी ऐसे एरियाज थे जहाँ पे लोग हंटिंग गैदरिंग ही कंटिन्यू कर रहे थे। कुछ दूसरे एरियाज थे जहाँ पे लोग धीरे धीरे फार्मिंग और हर्डिंग अडॉप्ट कर रहे थे और उसको अडॉप्ट करने में भी उनको काफ़ी हज़ारों साल लग गए। और कुछ केसेस ऐसे भी थे जहाँ पे डिफरेंट सीजन्स में लोग अलग अलग एक्टिविटी कर रहे थे। सो इट वॉज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग एंड इट वॉज अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस। अब हम मेहरगढ़ एक जगह है जिसकी केस स्टडी पढ़ते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट नियोलिथिक साइट है
और इसके थ्रू हम अच्छे से समझ पाएंगे कि नियोलिथिक पीरियड में क्या क्या हुआ था। सबसे पहले मेहरगढ़ की लोकेशन क्या है। इट इज अ फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास। बोलन पास इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूट इनटू ईरान। अगर आपको ईरान के अंदर जाना है तो बोलन पास उसके लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट है। उसी के पास एक फर्टाइल प्लेन है जहाँ पे मेहरगढ़ सिचुएटेड है। दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट प्लेसेस जहाँ पे लोगों ने व्हीट एंड बार्ले उगाना शुरू किया था एंड शीप एंड गोट को पालना शुरू किया था। इट वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस, दैट इज वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। यहाँ पे हमें काफी सारे वाइल्ड एज वेल एज डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की बोन्स भी मिली हैं। और ये और भी इंटरेस्टिंग साइट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमें घरों के रिमेन्स भी मिले हैं। मेहरगढ़ हैड स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस जिनको काफी बार वो लोग 4 या 4 से ज्यादा कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते थे एंड पॉसिबली इनमें से एक या एक से ज्यादा कंपार्टमेंट को वो स्टोरेज की तरह इस्तेमाल करते थे। तो घर में स्टोर रूम्स होना और स्टोरेज स्पेस होना एक कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये उस समय भी लोग प्रैक्टिस करते थे। मेहरगढ़ से हमें एक और क्या इंपॉर्टेंट चीज मालूम पड़ी है, ब्यूरियल। ब्यूरियल का मतलब होता है जिन लोगों की डेथ हो जाती है उनको बेरी करना। उस सेरेमनी को बोलते हैं ब्यूरियल सेरेमनी। मेहरगढ़ में बहुत सारी ब्यूरियल साइट्स मालूम पड़ी हैं, सो दैट मीन्स दैट मेहरगढ़ के लोग प्रॉपर ब्यूरियल सेरेमनी फॉलो करते थे एंड दे मे हैव बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ ऑल्सो। इससे हमें उनकी सोच और उनकी बिलीफ सिस्टम के बारे में कुछ आइडिया लगता है। इन पीरियड्स के बारे में कुछ और टिडबिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो इम्पोर्टेंट है इनको अच्छे से समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल 20 से 10,000 ईयर्स अगो के बीच में कुछ पेंटिंग्स बनाई गई थी केव्स में जो हमें मिली हैं। इनसे हमें मालूम पड़ा है कि उस समय के लोग बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव थे और वो मिनरल्स से कलर्स बनाते थे। मिनरल्स जैसे आयरन ओर, चारकोल, इस टाइप की चीजों को यूज करके वो पेंटिंग के लिए कलर्स बनाते थे एंड दीज पेंटिंग्स मे हैव बीन मेड फॉर अ सेरेमोनियल ओकेजन और फॉर स्पेशल रिचुअल्स एंड दीज पेंटिंग्स कैन गिव अस एन इंसाइट कि उस समय के लोग रहते कैसे थे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस नियोलिथिक साइट है टर्की में जिसका नाम है काटल हुयुक। इस साइट से हमें ये मालूम पड़ा है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें वो दूर दूर की जगहों से लाया करते थे। जैसे यहाँ पे हमें फ्लिंट मिला है जो वो सीरिया से लाए थे, या कॉडीज मिली है जो वो रेड सी से लाए थे, शेल्स जो मेडिटेरेनियन सी को बिलोंग करते हैं। लेकिन उस समय कोई कार्ड्स भी नहीं थे, सो पॉसिबली इतनी दूर दूर से जब चीजें लाई जाती थी तो वो एनिमल्स के बैक पे रख के लाई जाती थी या लोग उनको अपने साथ लेके आते थे। सो इस चैप्टर में हमने कवर कर लिया कि पेलियोलिथिक पीरियड से नियोलिथिक पीरियड तक क्या क्या चेंजेस आए थे और ह्यूमंस कैसे इवॉल्व हुए थे। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट चैप्टर। स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। बाय बाय।